नमस्कार साथियों, आपका मेहनत क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेहनत क्लासेज में आपको निरंतर मिलती रहेगी राजस्थान की और भारत भर की जीके, जिसमें हम आज बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, सामान्य ज्ञान, प्रश्नोत्तरी की। तो पहला सवाल है आपके बीच में, द्रव्य गुण शास्त्र जिसमें चिकित्सा पादपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया गया है, निम्न में से किसका अंग है? सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, आयुर्वेद, एशितांग हृदय। तो इसमें आपके सी ऑप्शन सही है, आयुर्वेद। नंबर 2, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु, चेनाब, सरस्वती या गंगा? तो साथियों, आपके जो है सिंधु नदी, ये आपके ए नंबर ऑप्शन सही है इसमें। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ए नंबर ऑप्शन पाटलिपुत्र, बी वैशाली, राजगृह या कुंडलवन? तो आपके बी ऑप्शन सही है इसमें, वैशाली है ना। तो आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। भारत की किस जगह भूकंप का प्रथम प्रमाण मिला है? कालीबंगा, लोथल, सुरकोतड़ा या हड़प्पा? तो साथियों, ये है आपके कालीबंगा, जिसमें भूकंप के प्रथम प्रमाण मिले हैं। भारत में सबसे पहले यहीं पर भूकंप के जो है प्रमाण मिले थे। नंबर 5, इनमें से कौन विक्रमादित्य के नवरत्नों में नहीं था? 4 ऑप्शन है आपके साथ, वेतल भट्ट, अमर सिंह, कालिदास या आर्यभट्ट? तो साथियों, डी ऑप्शन सही है इसमें, आर्यभट्ट जो है विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से नहीं थे, जबकि ये वेतल भट्ट, अमर सिंह, कालिदास ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। 6 नंबर क्वेश्चन, बाद के गुप्त राजाओं के अवशेष अभिलेख कहाँ मिले हैं? भागलपुर, गया, भुवनेश्वर या अलवर? तो इसमें बी ऑप्शन सही है इसमें, जो है गया के अंदर राजाओं के अभिलेख मिले हैं, अवशेष अभिलेख। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? कौन है? ए नंबर मदन मोहन मालवीय, बी आर.सी. दत्त, सी बिपिन चंद्र पाल या डी गोपाल कृष्ण गोखले? तो साथियों, इसमें आर.सी. दत्त हैं जो कि राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। रमेश चंद्र दत्त को जो है आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है, और उन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी, है ना। आर.सी. दत्त ने द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, याद रखना साथियों, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका एक तार्किक कारण नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके बीच में। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, शिक्षा, ज्योतिष आदि में विकास हुआ। गुप्त काल के स्वर्ण युग में इस काल में हिंदू संस्कृति का विकास हुआ, या इस काल में ब्राह्मीहर, वात्स्यायन, कालिदास, विष्णु शर्मा जैसे विद्वान थे? तो सभी तार्किक इसमें जो सारे के सारे तीनों ऑप्शन सही है। इस काल में हर क्षेत्र में विकास हुआ था, है ना, ध्यान रखना, इस काल में हर क्षेत्र में विकास हुआ था, और इस काल में हिंदू धर्म का उत्थान, और इस काल में अनेक योग्य लोग थे। हिंदू जो है धर्म का उत्थान हुआ था इसमें ना, हिंदू धर्म का, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन। आगे चलते हैं भाई। गांधार शैली किसके काल में विकसित हुई? 9 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में, गांधार शैली किसके काल में विकसित हुई थी? गुप्त, हूण, सातवाहन या कुषाण? तो साथियों, इसमें जो है डी ऑप्शन सही है इसमें, कुषाण सही है इसमें। जो गांधार शैली है कुषाण काल में विकसित हुई थी, है ना। और गांधार कला की विषय वस्तु जो भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, है ना। जो कला शैली थी वो यूनानी और रोमन थी, है ना। रोमन और यूनानी, है ना, रोमन और यूनानी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? साथियों, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट, हर्ष ने स्वयं, कर्ण ने या कालिदास ने? तो हर्ष की जो जीवनी है वो बाणभट्ट ने लिखी थी, है ना। हर्ष की जीवनी जो हर्ष चरित्र है नाम
क्या नाम है, हर्षचरित्र है ना, हर्षचरित्र नाम है साथियों, ध्यान रखना, हर्षचरित्र नाम था। और ये जो बाणभट्ट कवि थे उन्होंने लिखी थी। आगे चलते साथियों। वाज से नई किस वेद से संबंधित है? वाज से नई किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद? तो साथियों वाज जो सेनई है ये संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है ना, ये यजुर्वेद, सी ऑप्शन इसमें सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है साथियों? अष्टाध्यायी पाणिनि, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हर्षचरित बाणभट्ट, हितोपदेश मयूर शर्मा। तो साथियों इसमें जो है ये हितोपदेश है ना, ये गलत है। ये हितोपदेश जो है नारायण पंडित की है ना, नारायण पंडित की, नारायण पंडित जी की है ये, नारायण पंडित जी के ना, नारायण पंडित जी ना। ओके आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत अच्छा। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत कहाँ मिले हैं? तो साथियों ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रंगपुर या रोपड़? तो साथियों ये है आपके बी नंबर ऑप्शन, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत कालीबंगा में सर्वप्रथम मिले थे ना, ध्यान रखना, कालीबंगा मिले थे। कौन सा वेद कर्म कांडों पर आधारित है? साथियों बताइए कौन सा वेद है जो कर्म कांडों पर आधारित है? ऋग्वेद है या यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद? कौन सा वेद है साथियों बताइए कौन सा है? तो ये आपके बी नंबर ऑप्शन सही है, यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान चोल राजाओं के राज्य तिलक से संबंधित है? कौन सा है साथियों, याद कीजिए, आप बताइए। तंजूर, वलूर, चिदम्बरम या मद्रास? तो आपको मैं बता दूं कि ये सी नंबर ऑप्शन है जो सही है, चिदम्बरम, जो चोल राजाओं के राज्य तिलक से संबंधित था। और ये तमिलनाडु में एक चिदम्बरम नामक कस्बा है ना, तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में ये कस्बा है। और यहाँ नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भी है साथियों, याद रखना, यहाँ नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भी है। बहुत अच्छा आगे चलते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के राजा ने बनवाया? किसने बनवाया था? पूर्वी गंग वंश, पल्लव वंश, चंदेल वंश या चोल वंश? तो कौन है साथियों इसमें बताइए आप, कौन है? पूर्वी गंग वंश है ना, पूर्वी गंग वंश है, ये याद रखना साथियों है ना, पूर्वी गंग। कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो पूर्वी गंग शासकों ने बनाया था साथियों है ना, पूर्वी गंग शासकों ने ना, पूर्वी गंग वंश ने ये बनवाया था। और राजा थे नरसिंह देव ने 1250 ईस्वी में बनवाया था है ना, सूर्य का जो कोणार्क का मंदिर है। और मुस्लिम राज्यों पर विजय के उत्सव के रूप में बनवाया था। और इसे काल पगोड़ा भी कहा जाता है ना, इस मंदिर को काल पगोड़ा भी कहा जाता है ना, काल पगोड़ा है ना, पगोड़ा। कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो 1250 ईस्वी में बनाया गया था और नरसिंह देव ने बनवाया था है ना। और ये मुसलमानों पर, जो मुस्लिम राज्यों पर जो विजय प्राप्त हुई थी उसके आधार पर ये बनाया था ना। ओके आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो गन्ने, चावल, मटर में किसका साक्ष्य नहीं मिला है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें किसका साक्ष्य नहीं मिला है? जो, गन्ना, चावल, जो, केवल गन्ना या केवल जो? तो इसमें केवल गन्ना होगा ना, सी। आप याद रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो, चावल, मटर के साक्ष्य मिले हैं, जिससे तब की कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। गन्ने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था है ना सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये गुजरात में है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखना है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिले थे? हड़प्पा, चन्होदड़ो, लोथल या रंगपुर? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, चन्होदड़ो है ना। और ये आपके इसमें जो है मन के बनाने कारखाने प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में इससे पता चलता है साथियों। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। फान के भारत आने का क्या उद्देश्य था? भारत और चीन के बीच व्यापार स्थापित करना, भारतीय लोगों के जीवन पर पुस्तक लिखना, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना या बुद्धिज्म को फैलाना? तो साथियों इसमें सी ऑप्शन सही है, जो फान का भारत आने का मकसद था
गौतम बुद्ध को शिक्षा का अध्ययन, जो गौतम बुद्ध की शिक्षा है उसका अध्ययन करना था। फान जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसका भारत आने का उद्देश्य गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना था। उसने भारत के तत्कालीन शासन के बारे में विस्तार से उल्लेख भी किया था। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? 1 नंबर रंगपुर, लोथल, रोपड़ या हड़प्पा। कौन सा था साथियों? तो ये आपके जो समुद्री क्षेत्र में व्यापार के लिए जो लोथल है, बी ऑप्शन ये सही है। इसमें जो समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था लोथल, और ये लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था और ये गुजरात में स्थित है ना, ध्यान रखना। लोथल ये गुजरात में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजा बुद्ध के समकालीन था? बिंबिसार, मगध, प्रसेनजीत, कोमल, उदयीन, अवंती या उपयुक्त सभी। तो इसमें साथियों जो है डी ऑप्शन इसका सही है। सारे राजा थे, है ना। मगध के राजा बिंबिसार, कौशल के राजा प्रसेनजीत, अवंती के राजा उदयिनी, तीनों के बुद्ध के समकालीन थे ना, ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। जोरवे संस्कृति जो एक ताम्रकालीन संस्कृति है किस प्रदेश में खोजी गई? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। तो ये जो जोरवे महाराष्ट्र का एक गांव है और इसमें ये संस्कृति ताम्रकालीन संस्कृति है जिसकी खोज की गई थी। और ये खोज सर्वप्रथम जो है 1950-51 में की थी, है ना, 1950-51 में की थी। और जो हंसमुख धीरजलाल, शंकर लिया और शांताराम भागचंद देवे के नेतृत्व में हुई थी ना, ये थे इनकी खोजकर्ता। कौन कौन थे खोजकर्ता? एक तो थे हंसमुख, शंकर लिया और शांताराम भागचंद्र देवे, ये दो थे ना जिन्होंने जोरवे संस्कृति जो एक ताम्रकालीन संस्कृति इसकी खोज की थी महाराष्ट्र के अंदर। 23 नंबर सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जगह पर उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था है? तो धोलावीरा, सुरकोटदा, दायमाबाद या बनावली। तो साथियों ये है आपके धोलावीरा, है ना, धोलावीरा। ओके, 1 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त साम्राज्य के समय किसने लोहे स्तंभ लगवाया? जो गुप्त साम्राज्य के समय किसने लोहे के स्तंभ लगवाए थे याद साथियों? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। तो साथियों इसमें कौन होगा आपके, बताइए आप कौन होगा? जो चंद्रगुप्त द्वितीय ना, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय इसमें। और विशाखादत्त के नाट्य दर्पण के अनुसार लोहे स्तंभ स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय ने लगवाया था, है ना, ये ध्यान रखना साथियों। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ कौन थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ कौन थी? दुर्वे स्वामिनी, दुर्वे देवी, कुमार देवी या गौतमी। तो ये आपके 3 नंबर ऑप्शन से गौतमी। जो सातकर्णी की माँ का नाम गौतमी बालश्री था जिन्होंने नासिक शिलालेख बनवाया था। कौन सा शिलालेख बनवाया था? नासिक शिलालेख, है ना, नासिक शिलालेख। धन्यवाद साथियों। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत क्लासेज में जमकर आप पढ़िए। और आपके साथ साथ मुझे भी अवसर मिल रहा है पढ़ने का और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें भी अच्छा सीखने का। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।